हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अपने पहले लेक्चर में हमने एवोगैड्रोस नंबर को पूरी तरीके से डिस्कस किया था। आई होप आपने वो लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा और उस लेक्चर के नोट्स खुद से बनाए होंगे। लेक्चर के नोट्स खुद से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी टॉपर, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिस इंसान ने दिया हो, सब आपको यही बताएंगे कि खुद के नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी दूसरे के नोट्स देखना या लेक्चर को बस ऐसे यूं ही देख लेना बिना लेक्चर के नोट्स बनाए, उन सबसे सिलेक्शन नहीं होता। लेक्चर के नोट्स खुद से पॉज करके बनाएं। जब क्वेश्चन डिस्कस होता है और आपको लगता है कि आप क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो लेक्चर को पॉज करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो आज के लेक्चर में हम मोल कंसेप्ट का दूसरा पार्ट, जो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं। आज कवर होगा मोलैरिटी, जो कि मोल्स के बेसिस पर ही है। मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज बाय वेट बाय वेट मास, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के केसेस, और इन सभी टॉपिक्स के बीच में लिंकेज कि मोलैरिटी और मोलैरिटी कैसे किसी फॉर्मूले से हम लिंक कर सकते हैं, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी कैसे लिंक कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की कैसे निकलती है। इन सब टॉपिक्स की हम पूरी तरीके से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट इन सब का डिस्कस करेंगे और फॉर्मूले भी याद करके जाएंगे, क्योंकि नीट जैसे कॉम्पिटिटिव, अगर आप जेई दे रहे हो, जेई में आपके पास लगभग 2.5 मिनट का समय होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन नीट में आपके पास कुछ सेकंड्स होते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जब आप टाइम बचाएंगे, तभी आप फिजिक्स में 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 30 मिनट्स दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाएंगे इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एम से। कैपिटल एम से मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं। कुछ यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सेमी मोलर मतलब हाफ मोलर, डेसी मोलर 1/10, सेंटी मोलर 1/100, मिली मोलर 1/1000। ये तो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, ये आपको पता ही होंगी। जिनको नहीं पता, मतलब क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ना कि डेसी मोलर सोल्यूशन इज मिक्स्ड विद, तो आपको पता होना चाहिए डेसी मोलर इज 1/10, सेंटी मोलर इज 1/100, मिली मोलर इज 1/1000। तो मोलैरिटी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मोल्स, इससे पिछला वाला लेक्चर अगर आपको नहीं पता कि मोल्स कैसे निकालते हैं, तो आप इससे पिछले लेक्चर में जा सकते हैं देखने के लिए कि मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मतलब, एक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। एक बीकर है आपके पास जिसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, मान लीजिए NaOH के, और वाटर एज अ सॉल्वेंट, H2O वाटर, NaOH एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। इन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को बोल रहे हैं सॉल्यूशन। कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसको इतना डिटेल में डिस्कस क्यों कर रहा हूं, ये तो हम जानते ही थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी है कि कई लोग, जब क्वेश्चन गिवन होता है, अभी तो मोलैरिटी है, ये बाद में आएगी मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, तो उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये सब सॉल्यूट सॉल्वेंट छुपे होते हैं और मिलाकर हमें सोल्यूशन निकालना होता है। या फिर कभी मोलैरिटी और मोलैलिटी जब हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो सोल्यूशन गिवन होता है, सॉल्यूट गिवन होता है, हमें सॉल्वेंट निकालना होता है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि सोल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमें ज्यादा इस चीज की सिग्निफिकेंस समझ में आएगी।
तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मोलैरिटी का एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया ताकि मोलैरिटी फॉर्मूला वाइज कैसे निकाल सकते हैं आंसर वो हम पता करें। तो मोलैरिटी निकालनी है, 4 ग्राम NaOH पड़ा हुआ है 250 ml के सोल्यूशन में। देखो यहाँ पे वो ये भी कह सकता था कि 250 ml वाटर में पड़ा हुआ है, तब हमें क्या करना होता, 250 ml वाटर और 4 ग्राम NaOH को मिलाकर हम सोल्यूशन मानते हैं, यानी 254 ml हम सोल्यूशन मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है उन्होंने, अगर ऐसे ही अगर सोचना चाहो तो सोच सकते हो कि 4 ग्राम NaOH यानी सोल्यूट है ये, और 250 ml सोल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट होगा इसमें, सॉल्वेंट है इसके अंदर 246 ml। ये मैं बार बार फील कराने के लिए इसलिए कह रहा हूं सोल्यूट सॉल्वेंट, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग होने वाले हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट्स और सोल्यूट मिला के सोल्यूशन बनता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी सीधा मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है NaOH का 40, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है। तो 250 ml, ये तो ml में है, तो 250 अपॉन 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 25, ये 0 से 0 कट गया, 25 4 जा, और ये कटा यहां से 0.4 मोलर, 0.4 मोलर। ये हो गया सिंपल सा सवाल मोलैरिटी का। तो इसमें मोलैरिटी में मैं ये बताना चाह रहा था कि एक पे फॉर्मूला, मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। डिनोशन पता होनी चाहिए मोलैरिटी की, कैपिटल M होती है, क्योंकि मोलैलिटी एक है मोलैरिटी और एक होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी वो क्या होती है वो अभी हम आगे समझेंगे। मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि मोलैरिटी जो है वो कैपिटल M से डिनोट होती है। एक क्वेश्चन सिंपल सा कि 4 ग्राम NaOH दे रखा है, सोल्यूशन भी हमें बता रखा था कि 250 ml है, और बता रखा है ml में, तो हम लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो मोलैरिटी हमें निकालनी है, मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 250 अपॉन 1000। तो यहाँ से हमने 0.4 मोलैरिटी हमने इस NaOH सोल्यूशन की निकाल दी है। आगे चलते हैं मोलैरिटी पर। तो अब मोलैरिटी को देखते हैं। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोलता हूं कि मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या था, देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज नहीं होना। मोलैरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर लिखा हुआ है वो तो सेम है, मोल्स ऑफ सोल्यूट तो सेम है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ये है मोलैरिटी। और मोलैलिटी क्या है, जिसे हम कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां नीचे सॉल्वेंट का मास है केजी में, और यहां सोल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर्स में। यानी मोलैलिटी के अंदर अगर हम एक बॉक्स बनाएं, ये NaOH, ठीक है, और इसके अंदर वाटर एज अ सॉल्वेंट, H2O एज अ सॉल्वेंट, और NaOH एज सोल्यूट। तो अगर हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, तो वो जो कहानी है पूरी वो सोल्यूट प्लस सोल्यूशन की कहानी है भाई। मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, और जो मोलैलिटी है वो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट की कहानी है। सॉल्वेंट इन केजी, नॉट इन लीटर्स भाई। सॉल्वेंट जो है वो हमें केजी में लेना है, मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट इन लीटर्स या ml। कुछ वो वाली क्वांटिटी नहीं लेनी, वॉल्यूम वाली, मास वाली क्वांटिटी लेनी है हमें। तो मोलैरिटी जो है वो सोल्यूट और सोल्यूशन की कहानी है, और मोलैलिटी वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी है। क्वेश्चन देखते हैं,
4 ग्राम NaOH दे रखा है आपको 1 kg वाटर के सॉल्वेंट में, तो हमें मोलैलिटी बतानी है। तो मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, पर kg ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मोल्स कितने हैं? गिवन मास 4 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास NaOH, और सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है 1 kg, तो यहां पर कितनी आ जाएगी मोलैलिटी 0.1, छोटा है 0.1 मोलल। इसको अगर m हटा के वैसे लिखना चाहो तो 0.1 मोलल, मोलर नहीं मोलल। इसके अंदर मोलर होता है MAOLAR मोलर, और ये मोलैलिटी के लिए मोलल MAOLAN। तो कंफ्यूज नहीं होना मोलैरिटी और मोलैलिटी में, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो कि मैंने बताया कि मोलैरिटी जो है वो सल्यूट और सोल्यूशन की कहानी है। मोलैलिटी जो है वो है मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी वो सल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी है। अब आगे देखते हैं। तो अब हम रिलेशन देखते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी में, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं, इन्हीं को यूज करके, मतलब यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी वॉल्यूम को रिप्लेस करके यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी करके इन दोनों को इक्वेट करके इसके अंदर से कुछ चीजें हटा के लगा के ये फॉर्मूला बनता है। अब कई लोग बोलेंगे डिराइव कर दो। देखो डिराइव जो है ना, वो ना तो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, जो तुम स्कूल में एग्जाम देने वाले हो, ना नीट को फर्क पड़ता है कि तुम्हें ये डेरिवेशन आती है या नहीं आती है। तो सीधे इसको रट लो। मोलैलिटी m इज डिनोटेड बाय मोलैलिटी, छोटा m, ये है मोलैरिटी, बड़ा M। d इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी, एंड m2 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। MM2, ये m जो ये वाला m मोलैरिटी है, और ये m2 जो है दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस MM2। क्या नीट में इस तरीके से सवाल पूछा गया है? हाँ पूछा गया है। उन्होंने मोलैरिटी दे रखी थी, उन्होंने डेंसिटी दे रखी थी। नीट में थोड़ा पुराने टाइम में सवाल आया हुआ है। और सल्यूट तो ऑब्वियसली तुम्हें बता ही रखा होगा कि NaOH क्या है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता होगा। तो उन्होंने मोलैरिटी पूछी थी। अब बिना फॉर्मूला यूज किए भी आंसर निकल सकता है। भाई तुम्हें मोलैलिटी दे रखी है तो मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उससे तुम सॉल्वेंट निकाल लोगे। फिर सॉल्वेंट मैंने बताया था ना, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट सोल्यूशन हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। भाई तुम्हें मान लो क्वेश्चन में मोलैलिटी दे रखी है, ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो वहां से तुम्हें सॉल्वेंट मिल गया, तुम्हें सॉल्वेंट मिल गया, सॉल्वेंट का मास मिल गया, तुम्हें मोलैलिटी मिली हुई है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सल्यूट। तो सल्यूट का मास दे रखा होगा तुम्हें क्वेश्चन में, सॉल्वेंट तुमने निकाल लिया तो उससे मोलैरिटी निकल जाएगी। बिना उसके भी कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा सोल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो मास ऑफ सोल्यूशन उससे भी निकल जाएगा। भाई क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन तुम्हें दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो उससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा, मास तुम्हें सोल्यूशन का दे रखा होगा। तो बिना फॉर्मूले के भी इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर निकलता है। पर बात यह है ना कि नीट में बहुत कम टाइम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम्हें फॉर्मूला पता होगा तो तुम आंसर कितने टाइम में निकाल दोगे?
कैलकुलेशन भी हुई तो 10 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। और ये सारा पूरा मेथड लगाओगे कि मोलैलिटी तुम्हें से तुम ये निकालोगे सॉल्वेंट का, फिर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालोगे उससे, तो टाइम की खपत ज्यादा होती है। 1 से 1.5 मिनट तुम्हें ये सवाल लग जाएगा कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने के लिए, और फॉर्मूला लगाओगे तो सीधा मोलैलिटी और मोलैरिटी की तुम्हें रिलेशन पता है, डेंसिटी तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो सीधा उससे मोलैरिटी निकल जाएगी। अब आते हैं एक पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि एम्स में भी एक बार पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है, कि टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होता है मोलैरिटी पर। तो टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो मोलैरिटी पर इनवर्स होता है, यानी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घट जाएगी। मोलैरिटी मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घट जाएगी, वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलैरिटी घट जाएगी। लेकिन टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो मोलैलिटी पर नहीं होता, इस पर नहीं होता, मोलैरिटी पर होता है। क्यों भाई, यहां पर सोल्यूशन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तुमने सुना होगा तो, वरना गैसियस स्टेट में पढ़ोगे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पर जो मोलैरिटी है उसके इनवर्स में हो जाएगी, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो मोलैरिटी, तो वॉल्यूम को अगर तुम नीचे लेके आओगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनता है। भाई मोलैरिटी को अगर तुम तोड़ोगे तो क्या है, इस फॉर्मूले को अगर तोड़ोगे तो 1 अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी को अगर तुम लिखोगे तो मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन होता है ना, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऊपर आ जाएगा। तो ये देखो ना, टेम्परेचर वॉल्यूम से डायरेक्टली रिलेट हो रहा है। वहीं अगर तुम वॉल्यूम को ऐसे नीचे लेकर चले जाओगे तो ये मोलैरिटी आ जाएगी। तो टेम्परेचर और मोलैरिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलैरिटी घट जाती है, लेकिन मोलैलिटी का कोई असर नहीं होता टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट है मास में, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्वेंट का कोई रिलेशन नहीं होता टेम्परेचर के साथ, वॉल्यूम का होता है टेम्परेचर के साथ रिलेशन। तो मोलैलिटी यहाँ पे लिख लो, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पॉइंट बना के लिख लेते हैं। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और रीजन भी मैंने तुम्हें बताया है क्यों। क्योंकि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, तो वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। कैसे? इनवर्स में। लेकिन मोलैलिटी का वॉल्यूम के साथ रिलेशन नहीं है, मोलैलिटी तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, वॉल्यूम नहीं है। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इनवर्स टू टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। अभी तक हमने बात की मोलैरिटी की और मोलैलिटी की, अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या है? कुछ नॉर्मेलिटी मोलैरिटी जैसा ही तुम्हें लगेगा। जैसे मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब नॉर्मेलिटी को देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब ये मोल्स ऑफ सोल्यूट और ग्राम इक्विवेलेंट थोड़ा सा अलग है। कैसे? अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सोल्यूट के? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते थे? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और यहां पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है? यहां पर इक्विवेलेंट मास है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्मेलिटी का यही फॉर्मूला याद करके आप क्वेश्चन हिला दोगे।
ग्राम इक्विवेलेंट क्या है ये भी पता होना चाहिए, और इक्विवेलेंट मास क्या है ये भी पता होना चाहिए। कई लोगों को अब एन फैक्टर नहीं पता होगा। एन फैक्टर आप डिटेल में, वैसे तो अगर मैं बताऊं तो रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हो। एन फैक्टर इज चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट जो प्रोड्यूस होता है एक लेफ्ट से राइट रिएक्शन जाने में। बट अभी मोल कंसेप्ट के लिए सिंपल सा मान के चल लो कि हम जनरली अभी मोल पढ़ते हुए जनरली हम ऑक्सीडेशन स्टेट को ही, जो उस मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको ही एन फैक्टर कंसीडर करके चलेंगे। मतलब हम क्वेश्चन ही ऐसे उठाएंगे मोल कंसेप्ट के अंदर अभी के लिए जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल ना रही हो, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही उनकी एन फैक्टर हो, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग उठाएंगे। तो अभी हमें यही मान के चलना है। बाकी रिडॉक्स रिएक्शन जब हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि जो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो एन फैक्टर होता है। कि लेफ्ट वाली रिएक्शन से जब हम राइट वाली रिएक्शन पे जाते हैं तो लेफ्ट से राइट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ वो एन फैक्टर होता है। लेकिन अभी हम क्योंकि रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं लेफ्ट और राइट वाली, वो मोल कंसेप्ट का पार्ट नहीं है, वो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। तो अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मॉलिक्यूल की, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं HCl का एन फैक्टर 1, HCl का एन फैक्टर 1। क्यों यहाँ पे सब कुछ ही क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हाइड्रोजन की +1, ऐसे ही H2SO4 इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। ये भी कह सकते हो आपके जितने H+ लूज हो रहे हैं भाई, H2SO4 के अंदर 2 H+ लूज होते हैं तो 2 एन फैक्टर हो गया। HCl के अंदर 1 H+ यूज होता है, अगर एसिड के कॉन्सेप्ट से देखना चाहो तो 1 H+ लूज हो रहा है तो 1 एन फैक्टर। अगर बेस ले लो जैसे AlOH होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके अंदर OH- कितने हो रहे हैं, एन फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसे H3PO4 इसके अंदर जो है 3 OH होते हैं तो इसका एन फैक्टर भी 3 हो जाएगा, एन फैक्टर 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा, 2 OH है। तो एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से ऐसे देख सकते हो, एन फैक्टर 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे ये H3PO4 था वैसे ये H3PO3, इसके अंदर 2 OH होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बना नहीं रहा हूं, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो जैसे ये H3PO4 है तो P डबल बॉन्ड OH OH OH, H3PO3 P डबल बॉन्ड H OH OH, तो यहाँ पर 2 OH है ना डिस्प्लेस होने के लिए, तो इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना है। नॉर्मेलिटी क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब क्या नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में भी कोई रिलेशन है, जैसे कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में था? हाँ, कैसे? इक्विवेलेंट मास को मोलर मास अपॉन एन फैक्टर पुट करो यहां पर इस फॉर्मूले में, तो मोलर मास नीचे एन फैक्टर ऊपर। यहां पे ये नोट कर लिया, जैसे ये हटाता हूं मैं, ये मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये तो पिछली स्लाइड्स में तो मैं बता ही चुका हूं मैं, और रिलेशन भी बता दिया कि कैसे देखना है। इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट के गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्विवेलेंट मास को यहां पे पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये एन फैक्टर जो है वो ऊपर चला जाएगा इनटू एन फैक्टर। अब तुम जानते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल्स है ना, और ये क्या ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहां पे पुट कर दो मोल्स इनटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज मोल्स। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
इन लीटर्स। अब तुम क्या जानते हो, मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, ये है फाइनल फॉर्मूला। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ये याद कर लोगे और ये नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन जब अच्छा आएगा ना तो ये दोनों चीजें भी पता होनी चाहिए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट मास इज मोलर मास अपॉन n फैक्टर। इन दोनों को यूज करके इसमें डाल के, इसको इसमें डाल के और इसको इसमें डाल के ये फॉर्मूला बनता है फाइनल। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। 90% सवाल इन दोनों फॉर्मूले से बन जाते हैं, लेकिन 10% के लिए इन दोनों का भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स n फैक्टर। जैसे कि मान लो अगर तुम्हें दे रखा है H2SO4, H2SO4 का मास क्या होता है, मोलर मास 32, 16 4 64, 64 प्लस 32 कितना हुआ, 74, 84, 94 और प्लस 2 96, 96 प्लस 2 98। 98 H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है और उसका n फैक्टर कितना होता है 2, तो 98 डिवाइड बाय 2 यानी 49 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। इक्विवेलेंट और गिवन, फिर इसको गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास करके, गिवन मास तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएंगे और फिर उसकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी जो है वो डिस्कस होती है। अब आगे देखते हैं और लेक्चर। अब डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। ये तो हो गई इंग्लिश की लैंग्वेज। हिंदी में समझते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह दिया, मान लो एग्जांपल के तौर पर एक बीकर के अंदर NaOH है और H2SO4 है और मान लो वाटर भी है, तीनों है, NaOH, H2SO4 और वाटर। ये NaOH और कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, NaOH और मान लो ग्लूकोज C6H12O6। NaOH, ग्लूकोज और वाटर है किसी एक बीकर के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसके अंदर क्या है, H2O ले लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, और ये दोनों होगा सल्यूट, सपोज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट के मोल्स n इज रिप्रेजेंटेड बाय मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स, NaOH के मोल्स, ग्लूकोज के मोल्स और वाटर के मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट यानी सल्यूट माने NaOH है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इस बीकर के अंदर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सल्यूट या सॉल्वेंट जो जिसका भी तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान लो मोल फ्रैक्शन तुम्हें सल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन का की जो डिनोशन होती है ये, इसको बोलते हैं काय। ये एक्स की तरह का कुछ ऐसा साइन होता है, काय। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स उस बीकर में जितना भी है उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यानी सिर्फ ऊपर वाली चीज चेंज होती है, नीचे वाली तो वही रहेगी भाई, टोटल मोल्स तो हर बार ही सेम रहेंगे। अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और अगर बहुत कई सारे सल्यूट पड़े हुए, जैसे इस बीकर के अंदर NaOH सल्यूट है और ग्लूकोज सल्यूट है और ये H2O सॉल्वेंट है, तो सबका अलग अलग निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है
तो ग्लूकोज के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो ये सिंपल सा मोल फ्रैक्शन इज नॉट वेरी टफ, मोल फ्रैक्शन इजी सा होता है। हाँ, मोल फ्रैक्शन जो होता है जैसे कि NaOH, मान लो इसको Ki1 ले लेते हैं, ग्लूकोज Ki2 ले लेते हैं और H2O Ki3, तो Ki1 प्लस Ki2 प्लस Ki3 हमेशा 1 होगा। यानी अगर एक इसके अंदर सोल्यूट है मान लो Ki1 और सॉल्वेंट है Ki2, तो Ki1 प्लस Ki2 हमेशा 1 होगा। यानी टोटल मोल्स जो प्रेजेंट होंगे सबका मोल फ्रैक्शन जो होगा Ki1 प्लस Ki2 प्लस Ki3, अगर तीन चीजें पड़ी हुई हैं बीकर के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के, तो Ki1 प्लस Ki2 प्लस Ki3 n Ki इज इक्वल्स टू 1। और मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक छोटा सा रिलेशन याद करना चाहो तो याद कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी कभी अगर आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी, इट इज मोलैलिटी, छोटा m है। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट into 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से अगर मान लो वो तुम्हें मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास तुम्हें क्वेश्चन में पता ही होगा, सॉल्वेंट क्या लिया तो उसका मॉलिक्यूलर मास तुम जानते ही हो, और मोलैलिटी निकालने के लिए मोलैलिटी भी तुम्हें दे दे, या तुम्हें सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पता है तो तुम्हें मोलैलिटी निकालने के लिए कहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के तुम आंसर निकाल सकते हो। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वो अलग था मोलैलिटी और मोलैरिटी वाला, उससे इसको कंफ्यूज मत करना। वो था मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, तो उससे इसको कंफ्यूज मत करना। मोलैरिटी का मोलैरिटी से अलग रिलेशन है और मोलैरिटी का मोल फ्रैक्शन से अलग फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नीट में तो कुछ खास सवाल को इस पर पूछा नहीं गया है, लेकिन जेई में कई बार स्ट्रेंथ पूछी गई है सॉल्यूशन की, तो जो जेई में पूछा गया है वो किसी भी साल नीट में पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सोल्यूट का कितना वेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ग्राम पर लीटर भी इसको डिनोट करते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, सपोज करिए 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml। तो अगर इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो 10 अपॉन 250 अपॉन 1000, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लीटर्स में निकालना है, तो 0 से 0 कटा, 25 4 100, तो 40 ग्राम पर लीटर ये स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की। तो यही छोटा सा टॉपिक है ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कोई ज़्यादा स्ट्रेसफुल टॉपिक नहीं है ये, नीट में भी इस पे कोई खास सवाल अभी तक आया नहीं है। तो अब समझते हैं परसेंटेज बाय मास एंड मास, परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम। ये मोल कंसेप्ट का, या ये समझ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्रक्स पार्ट है। पूरे मोल कंसेप्ट के 3 क्रक्स पार्ट हैं। पहला जो हमने एवोगैड्रोस नंबर डिस्कस किया था, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मोलैरिटी नॉर्मैलिटी तो सबको समझ में आ जाती है, ये समझना बहुत जरूरी होता है, और तीसरा आएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये 3 चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई ना तो मोल कंसेप्ट के 90% सवाल आप सॉल्व कर लोगे। तो डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। परसेंटेज बाय मास एंड मास, वेट बाय वेट। तो परसेंटेज वेट बाय वेट जो है वो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये किस में है, केजी में है कि ग्राम में है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml अपॉन 100।
मोलैरिटी में ऐसा नहीं था, मोलैरिटी में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लीटर में लेते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाएगा कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, तो आपको ml में लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको कहता है कि NaOH हमारे पास, NaOH का सोल्यूशन हमारे पास 25% वेट बाय वेट है। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यानी NaOH का सोल्यूशन हमारे पास 25 ग्राम NaOH हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन में है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स। 25% वेट बाय वेट से क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 25 ग्राम NaOH हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन में है। ऐसे ही अगर NaOH का सोल्यूशन हमारे पास इस बार 10 की जगह 25 की जगह 50 ले लेते हैं, 50% वेट बाय वॉल्यूम है, तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, 50 ग्राम NaOH हमारे पास है 100 ml सोल्यूशन में। देखो यहां पे सोल्यूशन ml में आ गया, यहां पर सोल्यूशन किस में है, ग्राम में। क्यों? क्योंकि ये वेट बाय वेट है। यहां पर पहले की डिनोशन है सोल्यूट से, दूसरे जो स्लैश के बाद है उसकी है सोल्यूशन से। 50 ग्राम NaOH इन 100 ml सोल्यूशन, 50% वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही अगर यहां पे कह देता है कि ये 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है NaOH, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 70 ml NaOH हमारे पास, NaOH का सोल्यूट हमारे पास 100 ml 100 ml सोल्यूशन में। ये सब बातें 100 में हो रही हैं। 25% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन, यानी 25 ग्राम NaOH हमारे पास 100 ग्राम सोल्यूशन में। 50% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 50 ग्राम NaOH हमारे पास 100 ml सोल्यूशन में है। और 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है हमारे पास 70 ml NaOH का सोल्यूट हमारे पास 100 ml सोल्यूशन में है। परसेंटेज वेट बाय वेट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इनटू व्हिच इज इन ग्राम्स इनटू 100। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 100। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है हिंदी में, जो कि मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 25% वेट बाय वेट इज 25 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 50% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 50 ग्राम NaOH 100 ml के सोल्यूशन में, वेट बाय वॉल्यूम। 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब 70 ml NaOH हमारे पास 100 ml सोल्यूशन में। हिंदी में समझना क्यों जरूरी है, देखो फॉर्मूले बेस्ड सवाल तो तुम लगा लोगे, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। बट जब ये क्रक्स पार्ट जो है वो मोल तुम्हारे इससे जाके घुसेगा ना, तो बड़े अच्छे सवाल बने हुए नीट के। अभी हम AIPMT 2015 का एक सवाल है इसी पे बेस्ड, उन्होंने वेट बाय वॉल्यूम, और उन्होंने तो सीधे भी नहीं लिया है, उन्होंने तो कुछ घुमा के क्वेश्चन लिया, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वाला लेक्चर हमारा सिर्फ थ्योरी पार्ट से रिलेटेड है, कि सारी थ्योरी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की मैं तुम्हें समझा पाऊं छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स के साथ। अगला जो लेक्चर हमारा आएगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। हम उसके अंदर सारे क्वेश्चंस नीट के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड और कुछ नीट से अलग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, व्हाट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट यानी NaOH का अगर हम 25% वेट बाय वेट कह रहे हैं तो हम 25 ग्राम NaOH कह रहे हैं 100 ग्राम सोल्यूशन में। अगर हम NaOH का 50% वेट बाय वॉल्यूम कह रहे हैं तो हम 50 ग्राम NaOH कह रहे हैं 100 ml के सोल्यूशन में। अगर हम 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि 70 ml NaOH प्रेजेंट है 100 ml के सोल्यूशन में। तो ये फॉर्मूले है और ये हिंदी में मैंने समझाने की कोशिश की है इसको। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं हम, केसेस इन मोलैरिटी। किस तरीके के केसेस बनते हैं मोलैरिटी में। अगर एक सोल्यूशन को एक मोलर सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करें, मान लो क्या रखा है कि पहले बीकर में हमारे पास एक मोलर सोल्यूट है, यानी अगर हम कहना चाहें, एक सेकेंड, 1 मोल
1 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कहें कि हमने 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो अब 1 मोल NaOH के अंदर 2 लीटर का अब सोल्यूशन बन गया। ये पहले 1 लीटर सोल्यूशन था, 1 मोल प्रेजेंट है 1 बीकर में NaOH के, और अब 2 लीटर का हो गया, तो ये डाइल्यूट हो गया ना। तो इस केस में हम क्या फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल सकते हैं सोल्यूशन की, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, पहले की मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम उस सोल्यूशन का इज इक्वल्स टू दूसरे की मोलैरिटी, हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी वॉल्यूम निकालने के लिए, या क्वेश्चन हो सकता है तुम्हें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बता दे तो तुम्हें दूसरे बीकर की मोलैरिटी बतानी होगी, यानी m1v1 इक्वल्स टू m2v2 इक्वेट करना है तुम्हें, अगर एक सोल्यूशन को डाइल्यूट करके दूसरा सोल्यूशन बनाया जाता है। तो दूसरा तरीके का क्वेश्चन क्या बनता है, अगर 2 सोल्यूशन मिक्स किए जाएं, और 2 सोल्यूशन कैसे, नॉन रिएक्टिंग, यानी एसिड को मिक्स किया जाए या फिर बेस को मिक्स किया जाए। भाई एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो रिएक्शन होगा, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, व्हेन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, कि नॉन रिएक्टिंग है, यानी एसिड और एसिड को मिलाओ या बेस को मिलाओ, तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे कि HCl और H2SO4 2 बीकर में प्रेजेंट है, इन दोनों को मिला दो, तो तीसरे बीकर की, जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो तीसरा बीकर होगा, जिस तीसरे बीकर में इन दोनों को तुम मिक्स करोगे उसकी मोलैरिटी क्या होगी। भाई मान लो तुम्हें मोलैरिटी इसकी पता है 1, इसकी पता है 1, सॉल्यूशन क्या वॉल्यूम का 1, इसका वॉल्यूम 1, अब इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2 हो जाएगा, तो मोलैरिटी क्या बनेगी, तो m1v1 यानी 1 into 1 प्लस 1 into 1 अपॉन 2, तो मोलैरिटी इसकी क्या हो जाएगी 1, या इस केस में। बाकी और किसी केस में मान लो अगर यहाँ पे 2 मोलैरिटी हो तो कुछ और हो जाएगी, तो m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि अब दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम आ चुका है, तो इससे हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अगर रिएक्टिंग सोल्यूशन ले लिए, मान लो एक बीकर में HCl है और एक बीकर में NaOH है, या HCl की जगह HCl भी ले लो, और एक मान लो H2SO4 का केस ले लो, NaOH इसके साथ और NaOH इसके साथ। एक बार तुमने क्या किया कि HCl और NaOH मिलाया, तो देख रहे हो मोलैरिटी कितनी होगी, और एक बार H2SO4 और NaOH मिलाया, तब कैसे फॉर्मूला होता है m1v1 माइनस m2v2, क्योंकि इस बार रिएक्ट करेंगे दोनों, जो ज्यादा बचेगा उसकी मोलैरिटी निकलेगी। भाई HCl ज्यादा हुआ तो उसकी मोलैरिटी निकाल रहे हो तुम, क्योंकि NaOH तो पूरा खत्म हो जाएगा, और अगर NaOH ज्यादा हुआ तो HCl खत्म हो जाएगा, NaOH की मोलैरिटी निकाल रहे हो तुम, तो m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। भाई वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ेगी ना, चाहे रिएक्टिंग सोल्यूशन है या नॉन रिएक्टिंग सोल्यूशन है, वॉल्यूम तो बीकर का बढ़ेगा दोनों जब सोल्यूशन तो मिक्स करोगे। तो m1v1 माइनस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये थर्ड बीकर जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो तीसरा बीकर होगा उसकी मोलैरिटी निकालने के लिए। अब यहां पर मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं कि मोलैरिटी की जगह इस तरीके के केसेस में ना, जो केसेस हम मोलैरिटी के ले रहे हैं, वी प्रेफर यूजिंग नॉर्मैलिटी रादर देन मोलैरिटी। क्यों? क्योंकि नॉर्मैलिटी लेने में ना जो वॉल्यूम का चक्कर होता है, अभी हम जब अगले लेक्चर में क्वेश्चन इसका पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो वॉल्यूम का चक्कर होता है वो खत्म हो जाता है। मोलैरिटी के अंदर आपको ml को लीटर्स में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालना है, नॉर्मैलिटी में इसकी जरूरत नहीं है, आप ml में भी ले सकते हो। तो इस वजह से हम नॉर्मैलिटी प्रेफर करते हैं। तो नॉर्मैलिटी का भी सेम ही फॉर्मूला होगा, n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2, n1v1 प्लस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2, n1v1 माइनस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की सारी थ्योरी डिस्कस करी है। अगले लेक्चर में हम लोग इसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन, जो मोलैरिटी के केसेस हैं, और किस तरीके से नीट में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके सवाल पूछे गए हैं, और एवोगैड्रोस नंबर को भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाले पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी सारी आज हमने कवर कर ली है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 से 12 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे, जिसमें से 4 से 5 सवाल नीट से अलग होंगे और 4 से 5 सवाल नीट के होंगे।
तो समाप्त करते हैं फिर आज का लेक्चर। पढ़ाई करते रहें, मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।